हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 11th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का हमारा ये सेकंड वीडियो है। ये हमारा चैप्टर है मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसी की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया। हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा मेसोपोटामिया का जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका शहरीकरण वगैरह। अब हम देखने जा रहे हैं मेसोपोटामिया की लेखन जो शैली थी, लेखन कला का कैसे विकास हुआ और लेखन कला का महत्व। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी समाज की अपनी एक भाषा होती है। जैसे मैं आपको अपना जो भी मैसेज है वो ओरली मौखिक तौर पे संप्रेषित कर पा रही हूँ, पहुंचा पा रही हूँ, यानी मैं उच्चारित कर रही हूँ ध्वनियों को, साउंड्स को मैं बोल रही हूँ और ओरल आप तक पहुंच रहा है। तो ये जो भाषा है, हर समाज की अपनी भाषा होती है और जो भाषा है उसकी जो ध्वनियां हैं जो मौखिक रूप से संप्रेषित होती हैं, उनको एक चिन्हों का रूप देना ही एक लेखन कला है, एक लिपि है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है। आज हम बेसिकली 3 बड़े टॉपिक देखने जा रहे हैं। लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया में, सेकंड टॉपिक हम देखेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण, और इस शहरीकरण में एक टॉपिक देखेंगे हम मंदिरों का विकास, उनका प्रादुर्भाव। दूसरा हम देखेंगे किस तरह से प्राकृतिक उर्वरता होने के बावजूद भी कृषि कभी कभी संकटों से घिरी रहती थी। और तीसरा हम देखेंगे किस तरह से स्थानीय जो नेता हैं, यानी जिन्हें हम राजा कहें, उनका प्रादुर्भाव हुआ और कैसे उनका प्रभाव समाज में स्थापित हुआ। और तीसरा टॉपिक हम देखेंगे उरूक, जो इसका प्रसिद्ध शहर है, उसमें किस प्रकार तकनीकी विकास हुआ। तो आइए हम शुरू करते हैं लेखन कला और विकास। मेसोपोटामिया में लेखन कला और उसके विकास को हम देखने जा रहे हैं। तो हम बात करें लेखन कला के बारे में, हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जो समाज है, प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा होती है। और जैसे कि मैं आपको ओरली मौखिक तौर पे उच्चारित ध्वनि यानी भाषा जो है उसमें हम कहते हैं वो मौखिक तौर पे संप्रेषित होती है, या उसकी जो उच्चारित ध्वनियां हैं, साउंड है, इन ध्वनियों को जब हम दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं या हम उन्हें चिन्हों, सिंबल्स के रूप में प्रेजेंट कर दें, तो इसे ही लेखन या लिपि कहा गया है। ठीक है, तो हम मेसोपोटामिया की लेखन शैली को देखते हैं। हमें साक्ष्य मिलते हैं, हमें स्रोत, यानी ये जो लेखन कला है, मेसोपोटामिया में जो लेखन कला है उसको जानने के जो साक्ष्य है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज है वो है मिट्टी की पट्टिकाएं। मिट्टी की जो पट्टिकाएं हैं वो बड़ी संख्या में मिली है, सैकड़ों की संख्या में हमें ये प्राप्त हुई है। हम बात करें कि सबसे प्राचीन, जो सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी जो पट्टिका है वो लगभग, यानी सबसे प्रथम जो पट्टिकाएं हैं वो लगभग 3200 BC जो समय है उसकी हमें सबसे सर्वप्रथम पट्टिकाएं मिली हैं, सबसे पुरानी पट्टिकाएं मिली हैं। और ये जो पट्टिकाएं हैं बेसिकली इनसे हमें क्या ज्ञात होता है, क्या पता चलता है। तो देखिए, हमने देखा कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है वहाँ शहरीकरण हुआ। तो दक्षिणी जो मेसोपोटामिया है उसका एक प्रसिद्ध शहर उरूक जो है, उस उरूक में मंदिरों में बेसिकली आने वाली वस्तुएं और जाने वाली वस्तुएं, यानी पट्टिकाओं से हमें क्या पता चलता है, मंदिरों में आने और जाने वाली जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की हमें सूचियां प्राप्त होती हैं। सूचियां यानी अनाज हो सकता है उसमें बैल, उसमें मछलियां, उसमें अन्य खाद्य सामग्री। कहने का अभिप्राय ये है
कि प्राचीनतम जो पट्टिकाएं मिली हैं लगभग 3200 BC ईसा पूर्व की मिली हैं, और ये अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः दक्षिणी मेसोपोटामिया, जहाँ नगरीकरण हुआ, जहाँ का प्रसिद्ध शहर उरुक था, वहां मंदिरों में आने वाली और मंदिरों से बाहर जाने वाली जो वस्तुएं हैं संभवतः उनकी सूची मिली है। ऐसी लगभग हमें 5000 सूचियां प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेखन कला की आवश्यकता कैसे महसूस हुई। ठीक है, तो हम देखते हैं आवश्यकता क्यों हुई। सेकंड पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया का व्यापार जो था वो बहुत ही प्रगतिशील था, न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी व्यापार भी बहुत ही प्रगतिशील था। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेसोपोटामिया में मजबूत लकड़ी, बहुमूल्य धातुएं और पत्थरों की भी कमी थी। ये सारी चीजें वो विदेशों से मंगाते थे। तो आइए, ये जो सारी चीजें हैं, यानी जो लेन देन है किसमें, किसी भी प्रकार का, यानी हम कहते हैं व्यापार, वो व्यापार आंतरिक हो सकता है, वो बाहरी यानी दूसरे देशों से हो सकता है। यानी जो लेन देन है उसके हिसाब को स्थायी रखने के लिए, परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कोई भी वस्तु मंगाते हैं तो ये मान के चलिए कि वो भिन्न भिन्न समय, ऐसा नहीं कि पूरी वस्तु एक समय में मंगा ली, अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों कह दो या संगठन कह दें, और उनसे अलग अलग वस्तुएं मंगवाई जाती थी। ठीक है, यानी जब भी हमें शहर में आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यकता है, तो जब हमें आवश्यकता है उस समय, यानी अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग देशों, अलग अलग संगठनों से और अलग अलग वस्तुएं, कहीं से पत्थर मंगा रहे हैं, कहीं से धातु, कहीं से मजबूत लकड़ी और अन्य चीजें, तो अलग अलग समय में ये लेन देन होता था। तो याददाश्त की दृष्टि से इसे मेंटेन रखना मुश्किल था, इसलिए इन सब चीजों का स्थायी रिकॉर्ड रखना जरूरी था। तो इस लेन देन के हिसाब को स्थायी रूप से रखने के लिए क्या किया जाता था, इसका लिखित रिकॉर्ड रखा जाने लगा, लिखित रिकॉर्ड। तो इस प्रकार इतिहासकारों का मानना है कि लेखन कला की आवश्यकता कब महसूस हुई, यानी जब एक लंबे चौड़े बड़े पैमाने पे लेन देन और व्यापार को स्थायी रूप से उसके लिखित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता महसूस हुई। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी लेखन प्रक्रिया क्या थी। देखिए, हम थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका लेखन कला का। इसकी लेखन की प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि लेखन कार्य किस पर होता था। लेखन कार्य होता था मिट्टी की पट्टिकाओं यानी टेबलेट्स के ऊपर। जैसे आपने बचपन में स्लेट देखी है, स्लेट जैसा ही आकार की पट्टिकाएं जो थोड़ी बड़ी छोटी हो सकती हैं, लगभग वैसी ही। तो बताया है लेखन प्रक्रिया में क्या किया जाता था, मिट्टी की जो पट्टिकाएं हैं उन पट्टिकाओं पर लेखन कार्य होता था। अब ये लेखन कार्य कैसे होता था, देखिए, सबसे पहले चिकनी जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी को गीला किया जाता था, गीला करके उसे गूंथ लिया जाता था। ठीक है, चिकनी मिट्टी को गीला किया, उसे गूंथ लिया, उसके बाद उसकी पट्टिकाएं तैयार की गई। पट्टिकाएं मतलब कैसे, हाथ से उनको थाप कर उन्हें एक आकार दिया। आकार कैसा होता था, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार उन्हें आकार दिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो सतह होती थी, ऊपरी सरफेस, उसको हाथ की सहायता से उसको इक्वल बनाया जाता था, चिकना किया जाता था। और चिकना करने के बाद उसके ऊपर किसी भी सरकंडे यानी लकड़ी मान सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा, सरकंडे जैसी नुकीली किसी चीज से, नुकीली वस्तु से उस पर किलाकार या किलाक्षर
या क्यूनिफॉर्म जो है वो अंकित कर दिए जाते थे। यानी सबसे पहले मिट्टी ली, मिट्टी को गूंथ कर रेक्टेंगुलर शेप में एक आकार दे दिया, आयताकार, और आकार इस तरह से दिया गया कि उसे हाथ में पकड़ना संभव हो सके, हाथ में आसानी से पकड़ा जा सके, इजीली उसे हम पकड़ सके, आसानी से पकड़ा जा सके। ठीक है। चिकनी मिट्टी को गीला किया, गूंथा, उसको हाथों से एक शेप दी आयताकार, उसके सरफेस को चिकना किया, इक्वल किया, और किसी नुकीली चीज से गीली जो प्लेट है, टेबलेट है, उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर नुकीली चीज से लेखन किया गया। ठीक है। तो इस तरह से नुकीली चीज से गीली जो है उसके ऊपर इस तरह से लेखन कार्य किया गया। उसके बाद यानी उसके ऊपर किलाक्षर जो है उनको बनाया गया। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद इन्हें इस पर लेखन कैसे होता था, ध्यान रखिए, लेखन कार्य जब मिट्टी, चिकनी मिट्टी गीली है, उसी गीली मिट्टी के टाइम ही इस पर लेखन कार्य संभव था, उसी में किया जाता था। उसके बाद इसे धूप में सुखा दिया जाता था, और सूखने के बाद ये मजबूत बन जाती थी, एकदम मजबूत। किसकी तरह, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं उनकी तरह। तो जब मजबूत बन जाती थी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे ले जाना आसान हो जाता था। ठीक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान और सुलभ हो जाता था। साथ ही साथ इसमें अब परिवर्तन संभव नहीं था, यानी अब कोई इस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। और जब ये, अब देखिए, व्यापार बड़े पैमाने पे होता था, तो व्यापार के प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वो बड़ा सौदा है या छोटा, प्रत्येक सौदे के लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता था, एक पट्टिका बनाई जाती थी। ठीक है। तो जो प्रत्येक सौदा होता था उस सौदे के लिए पट्टिका जरूर बनाई जाती थी। वो पट्टिका उस सौदे के अकॉर्डिंग बड़ी छोटी हो सकती थी। और जब ये जो व्यापार है, ये रिकॉर्ड है, ये इन्हें गैर जरूरी लगने लगता था तो इसे फेंक दिया जाता था। यानी जब ये लगता था कि अब ये व्यापार या एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, इस एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये पट्टिकाएं फेंक दी जाती थी। और ये फेंकी हुई पट्टिकाएं ही हमें उत्खनन में बड़े पैमाने पे सैकड़ों की संख्या में मिली हैं। और से हम बड़े पैमाने पर जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसके इतिहास को जान सकते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये जानना संभव हो सका है। अब हमने एक शब्द देखा, यूनिफॉर्म या किलाक्षर। यूनिफॉर्म या इसे हम कह सकते हैं किलाक्षर। यूनिफॉर्म जो है वो लैटिन शब्द यूनियस प्लस फॉर्मा से बना है। यूनियस का मतलब है खूंटी और फॉर्मा का मतलब है आकार, यानी खूंटी जैसा आकार, नुकीली किसी चीज से लेखन कार्य करना। अब हम देखते हैं कि जो लेखन कार्य है उनकी भाषा देखें हम, भाषाएं तो लगभग 2600 बीसी के लगभग इस क्षेत्र में सुमेरिया जो भाषा है, सुमेरिया भाषा, उसका प्रचलन था, उसे हम सुमेरियन भी कह सकते हैं, इसका प्रचलन था। और इसी में किलाक्षर जो चिन्ह है वो अंकित किए जाते थे। 2400 बीसी आते आते हम बात करें तो यहाँ सुमेरियन का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। उसी के साथ आगे हम देखें तो 1400 बीसी के लगभग अक्कदी को जो है रिप्लेस कर दिया अरामाइक ने, यानी अरामाइक जो भाषा है उसका यहाँ प्रचलन हो गया और इन्हीं में लेखन कार्य किलाक्षर के रूप में होते थे। अब हम देखें कि किस तरह से ये जो लेखन प्रक्रिया है इसको हम समझें कि किस तरह से ये भाषा और इसका लेखन होता था। यानी ये जो किलाक्षर हैं या किलाकार हैं, इसमें चिन्ह बनाए जाते थे। ये जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह किसी भी स्वर,
या व्यंजन को प्रदर्शित नहीं करते थे। जैसे हम इंग्लिश की बात करें, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स, इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, हिंदी में होते हैं ए आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अंग है। तो किसी भी प्रकार के स्वर, जैसे हम इंग्लिश का एग्जांपल लें, ए ई आई ओ यू, यानी इसके सिंबल्स किसी भी स्वर या इन स्वर के अलावा जो बच गए बी सी डी एफ, यानी इसके जो चिन्ह है वो किसी स्वर या व्यंजन को प्रदर्शित नहीं करते थे। तो वो क्या शो करते थे? वो अक्षर, एक अक्षर के लिए यूज होते थे, अक्षर के लिए। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो CAT कैट, BAT बैट, CUT कट, यानी इस तरह से इसमें जैसे हमारी वर्तमान की जो भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश और जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें वो वर्णमालीय हैं, उनमें हम किसी ध्वनि के लिए, मैंने बोला अ तो हम उसे ए लिखेंगे, मैंने बोला ए तो हम उसको ए लिख सकते हैं। लेकिन ये वर्णमालीय नहीं थी, इसमें किसी साउंड के लिए चिन्ह नहीं थे, बल्कि एक अक्षर के लिए थे। यानी एक अक्षर, जैसे हम बात कर सकते हैं कैट, बैट, रैट, सन, सूर्य, पर्वत, अलग अलग शब्दों के लिए चिन्हों का प्रयोग किया गया, ना कि किसी स्पेसिफिक साउंड के लिए। ठीक है। और दूसरी बात, ये बोलने की प्रक्रिया के हिसाब से लिखी जाती थी। बोलने की जो प्रक्रिया थी, यानी जैसे हम किसी को बोल के कोई बात बता रहे हैं, उस तरह से इसका लेखन होता था कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। ओके, अब इसका जो प्रयोग है वो किस में किया जाता था? इसका प्रयोग बेसिकली शब्दकोश बनाने, डिक्शनरीज, दूसरा हमने देखा लेन देन के रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेन देन के जो स्थायी रिकॉर्ड थे। इसके अलावा हम देखें कि राजा जो था, राजा के जो कार्य हैं, राजा की जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स, उनके लिए, उनके लेखन के लिए किया जाता था। साथ ही साथ अगर किसी ने भूमि को ट्रांसफर किया, हस्तांतरित, तो उस हस्तांतरण को कानूनी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ जनता के लिए नियम आदि बनाने के लिए। तो इस तरीके से विभिन्न कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो अब हमारे माइंड में एक सवाल उठता है कि इसका लेखन कार्य किया जाता था तो लिटरेसी रेट कैसी थी, साक्षरता कैसी थी? तो नेक्स्ट हम 8th पॉइंट देखते हैं, साक्षरता। हम अभी लेखन कला ही देख रहे हैं, हम देखते हैं साक्षरता कैसी थी, लिटरेसी रेट। तो साक्षरता को हम देखें तो यहाँ साक्षरता व्यापक नहीं थी, यानी कम संख्या में ही लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, साक्षर थे। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें चिन्हों की संख्या बहुत अधिक थी, चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बहुत ही अधिक थी। दूसरी बात, इसको लिखना पढ़ना कठिन और जटिल था। तो बेसिकली जो लिपिक थे वही इसके लेखन कार्य, जो जटिल कार्य था, लेखन जैसे जटिल कार्य को करते थे। और ये गीली जो मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी के समय ही इसका लेखन करते थे। और ये कार्य बहुत ही सावधानी से करना पड़ता था, सावधानी पूर्वक, और उसके बाद इसको सुखाया जाता था। तो इस प्रकार जो राजा है वो ये उम्मीद करता था, उसकी ये आशा होती थी कि प्रशस्तियों में उसका उल्लेख, यानी प्रशस्तियों में उसके जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं, उनका डिस्क्रिप्शन किया जाए। और मैंने अभी बताया आपको, ये बोलने के हिसाब से इसका लेखन कार्य होता था। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, वो राजा को कुछ बात मैसेज देना चाहता है, तो इस तरह से लिखा जाता था कि मेरे आदरणीय राजा, राजा का नाम, आपका ये अधिकारी अमुक अधिकारी, जो भी उसका नाम है, आपके द्वारा दिया गया इस कार्य को पूर्ण कर दिया गया है। तो इस तरह से बोलने की स्टाइल में इसका लेखन कार्य होता था। तो साक्षरता दर व्यापक नहीं थी, जो चित्र हैं, जो चिन्ह हैं, उनकी संख्या अधिक होती थी, और ये कार्य जटिल भी होता था। तो ये सीमित साक्षरता थी यहाँ की। अब हम देखें कि जो मेसोपोटामिया के महाकाव्य हैं, जो ग्रंथ हैं, एपिक्स हैं, उनके अनुसार
इस लेखन कार्य का श्रेय, शुरुआत करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका, लेखन कार्य और उसका प्रारंभ जो है वो कैसे होता है। तो देखिए, ये माना गया है कि जो सुमेरियन महाकाव्य है, सुमेरियन महाकाव्य, जब हमने भौगोलिक स्थिति पढ़ी थी तो हमने देखा था कि दक्षिणी जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है उसे सुमेरियन भी कहा जाता है। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया है, उसका शहर सुमेरियन, और उसको सुमेरियन भी कहा जाता है, बाद में उसको बेबीलोनियन भी कहा गया, और उसके प्रसिद्ध शहर है उरूक। और यहाँ के जो राजा था, यहाँ का राजा था एन मरकर। तो ऐसा माना जाता है इन महाकाव्यों में कहानी है, उस कहानी के अनुसार शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला, इनके बीच में रिलेशन, संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। ये बताया इसका रिलेशन। ऐसा माना गया कि एन मार्कर जो है उसी को श्रेय जाता है व्यापार और लेखन कला का। कैसे? एन मार्कर ने अपने स्थानीय स्तर पर मंदिर, चूंकि सारे राजा मंदिर निर्माण करवाते थे, इसने भी अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, और मंदिर के लिए इसे बहुत ही बहुमूल्य पत्थर जैसे लाजवर्त वगैरह और धातुओं की आवश्यकता थी। तो उसने क्या किया, इनके लिए उसने अपना दूत भेजा सुदूर अरट्टा के मुखिया को, ठीक है, और इस सारी सामग्री के लिए अपने दूत को भेजा कि वहां सुदूर जो देश है अरट्टा, वहां जाके अभी सारे बहुमूल्य पत्थर और धातुएं लेके आइए। जो दूत है, यानी महाकाव्यों में इसका वर्णन मिलता है कि जो दूत है उसने लंबी यात्राएं की, उसने रात्रि में चंद्रमा और तारों की रोशनी में यात्रा की, दिन में सूरज की रोशनी में यात्रा की, उसने ऊंचे पर्वतों और दुर्गम घाटियों से होते हुए यात्रा की, और फाइनली वो वहां पहुंचा। लेकिन वो जो दूत है वो अपनी बात को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका, और इस तरह से वो अरट्टा का जो शासक है वो इस बात को अच्छे से नहीं समझ सका। और इस तरह से दूत ने एन मार्कर के कहने पे बार बार यात्राएं की, लेकिन वो वस्तुएं प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। और अंततः एन मार्कर ने मिट्टी की पट्टिकाओं पर वो अपना मैसेज लिख के भेजा, जिसे देख के वहां के राजा अरट्टा के शासक ने बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया किस प्रकार उन्होंने ये तिलाक्षर लेखन किया है। तो यहाँ कि इनकी सारी बातें अक्सर सत्य नहीं है, किंतु फिर भी इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि एन मार्कर ने व्यापार और लेखन कार्य को बढ़ावा दिया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि मेसोपोटामिया में किस प्रकार लेखन कला विकसित हुई, और जो लेखन कला है उसका क्या इम्पोर्टेंस था, किस तरह से वो लेखन कार्य होता था और किन किन कार्यों में उसका प्रयोग होता था। आइए, अब हम अपना पहला टॉपिक कर चुके हैं, लेखन कला और उसका विकास। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण। तो देखिए, हम प्रारंभ में पढ़ चुके हैं कि मेसोपोटामिया का दक्षिण क्षेत्र रेगिस्तानी था, यद्यपि फिर भी शहरीकरण वही हुआ, क्योंकि दजला फरात जो नदियां थी वो एक तरह से वहां के लिए वरदान साबित हुई। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में हम देखें शहरीकरण, और शहरीकरण में हम 3 टॉपिक देखेंगे, मंदिरों का विकास, कृषि संकट और राजा का प्रादुर्भाव। तो सबसे पहले हम शहरीकरण में मंदिरों का विकास देखते हैं। देखिए, ऐसा माना गया है कि मेसोपोटामिया में लगभग 5000 बीसी पूर्व जो बस्तियां थी उनका अस्तित्व में आने के साक्ष्य मिल जाते हैं। इसमें बताए हैं कि बहुत सारे धीरे धीरे बस्तियां जो हैं उनकी संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे शहर बनते चले गए, मुख्यतः दक्षिणी मेसोपोटामिया में। अब शहरों के प्रकार बताए हैं। शहरों को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। एक बताए हैं मंदिर नगर, दूसरे बताए हैं व्यापार नगर, और तीसरे बताए हैं शाही नगर, शाही केंद्र। तो देखिए,
धीरे धीरे यहाँ बस्तियों का विकास हुआ और उसके बाद बस्तियों की सघनता और एक ही स्थान पे आबादी का बढ़ना, जनघनत्व का बढ़ना, आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से धीरे धीरे वहाँ लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ और शहर बनने लगे। तो शहरों को 3 भागों में क्लासिफाई किया है, मंदिर नगर, व्यापार नगर और शाही केंद्र। मंदिर नगर जैसे किसी मंदिर के आसपास लोगों के बसने से जो शहर अस्तित्व में आता है। जैसे हम भारत का एग्जाम्पल देखें तो अमृतसर, या हम कह सकते हैं मथुरा, या द्वारका, या इलाहाबाद, या बनारस और इसी तरह के बहुत सारे शहर जो मंदिरों के अस्तित्व में आने से लोगों के बसने से विकसित हुए हैं। दूसरा हम बात करें व्यापार नगर, यानी किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों के कारण वहां आके लोग बसने लगे रोजगार की तलाश में और धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ। जैसे हम बात कर सकते हैं लुधियाना, हम बात कर सकते हैं कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई आदि। ठीक है। इसी के अलावा हम शाही नगर की बात करें, शाही नगर वो नगर है जो राजा की राजधानी या राजा के जो प्रांत है उनकी राजधानी रहे हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं जयपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता वगैरह, दिल्ली। ओके। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले मंदिर जो है, मंदिर नगर यानी मंदिरों का विकास कैसे हुआ, फिर मंदिरों से मंदिर नगर कैसे विकसित हुए, मंदिरों की रक्षा के चलते किस तरह से शासकों का उदय हुआ वगैरह। तो आइए हम देखते हैं मंदिर और उनका विकास। तो डियर स्टूडेंट्स, मंदिरों का जो निर्माण है ये बताया गया है कि जो बाहर से आए लोग थे, कई बार स्थानीय लोगों ने भी और कई बार बाहर से आए लोग जो है उन्होंने भी, लोगों ने क्या किया, नए मंदिर बनवाए और कई बार पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है। मंदिर जो है, मंदिरों की हम बनावट देखें, उनकी बनावट को अगर हम समझें तो बनावट घर जैसी होती थी। मंदिरों की बनावट घर जैसी बनावट को हम समझें तो जो प्रारंभिक यहाँ के मंदिर हैं जो सबसे पहले मिले वो छोटे देवालय जैसे होते थे। छोटे देवालय मतलब छोटे मंदिर जैसे, उनका निर्माण ईंटों से होता था, इस तरह से बने होते थे। इन्हें घर जैसी संरचना क्यों कही, ये घर जैसे होते थे क्यों, क्योंकि ये भी देवता का निवास स्थान होते थे। ठीक है। ओके। इनमें एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, कक्ष होते थे। ठीक है। लेकिन एक अंतर था जो इनको घरों से अलग करता था, इनकी जो दीवारें थी, बाहरी दीवारें, वो कुछ अंतराल से, कुछ गैप से क्या होती थी, अंदर और बाहर मुड़ी होती थी। यानी इस तरह से अंदर और बाहर मुड़ी होती थी। ये गेट हो गया और अंदर मंदिर है। तो इस प्रकार ये जो चीज है ये थोड़ी उसकी भिन्न थी। प्रमुख जो देवता है, इनके प्रमुख देवता माने गए हैं और यानी चंद्र देवता, इन्नाना यानी युद्ध व प्रेम की देवी। इस तरह से कुछ प्रसिद्ध इनके देवता थे। इनका निर्माण समाज के प्रभावशाली लोग, चाहे वो स्थानीय हैं और बाहर से आए जो लोग थे, वो इनका निर्माण करवाते थे, नए मंदिर बनवाते थे, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाते थे। और जो मंदिर है वो ऐसा लगता था कि घर जैसे प्रतीत होते थे, क्योंकि मंदिर भी देवता का ही एक निवास स्थान होते हैं। प्रारंभिक मंदिर बहुत ही छोटे होते थे, एक कक्ष बताए हैं, ईंटों से बने होते थे। कालांतर में वो बड़े होने लगे, आंगन और आंगन से जुड़े कक्ष बनने लगे। लेकिन उनकी जो दीवार थी वो भिन्न थी, कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंदर बाहर मुड़ी होती थी। अब देखिए मंदिरों में मुख्यतः जो मंदिर है, उनके जो देवता हैं, उनसे जुड़ी और हम बातें देखें कि देवताओं को किन चीजों का अर्पण किया जाता था। देवताओं को किन चीजों का अर्पण किया जाता था, तो बताया है कि लोगों के द्वारा अनाज या उनका पशुधन या मछलियां, दालें, खाद्य सामग्री, सभी प्रकार की चीजें देवता को अर्पित की जाती थी सबसे पहले।
अच्छा, देवता को स्वामी माना जाता था कि वही इन सब चीजों के स्वामी हैं। कौन सी चीजें? उनके खेत खलिहान यानी अनाज जहाँ से उत्पादन होता है, या खेत मान सकते हैं, या जहाँ से वो मछली पकड़ते हैं मत्स्य क्षेत्र कह सकते हैं, या ऐसे पशुधन, ऐसी पशु संपदा जो हल जोतने की कृषि कार्य के लिए काम आती है। इन सब का स्वामी किसको माना जाता था? देवताओं को माना जाता था और उनको अर्पित किया जाता था। अब जो मंदिर हैं वो विभिन्न गतिविधियों के केंद्र थे, ठीक है। तो आर्थिक गतिविधियों के ये केंद्र थे। कौन कौन सी गतिविधियां थी? यानी पूजा के अलावा मंदिरों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते थे, जैसे जो फसल है, पकी फसल, उसको अंतिम उत्पाद तक पहुंचाने का कार्य, या हम कहते हैं जो तिलहन है, जैसे सरसों आदि इस तरह की चीजें, उनसे तेल निकालने का कार्य, या अनाज से आटा बनाने का कार्य, यानी कच्चा जो माल था, रॉ मटेरियल, उसको तैयार माल में ट्रांसफॉर्म करने का कार्य जो है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज मंदिर प्रांगण में होती थी। मंदिरों में ही ये गतिविधियां होती थी। इसके अलावा कुछ सामुदायिक कार्य भी होते थे। सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र थे ये माना गया है कि जो परिवार से जो ऊपर व्यवस्थापक होते थे, यानी मुखिया होते थे, मुखिया या व्यवस्थापक आप कह सकते हैं, या हम कहते हैं जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के संगठन और उनके मुखिया, और इसी प्रकार से समाज के जो डिफरेंट लोग थे उनके द्वारा यहाँ सभाएं की जाती थी और उनके द्वारा यहाँ वस्तुओं का आवंटन और वितरण किया जाता था। आवंटन और वितरण कैसे? हमें साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य किस चीज के? साक्ष्य अभिलेख के तौर पे, दीवारों पे लिखे गए अभिलेख, इंस्क्रिप्चर्स, जिनमें जो वस्तुएं हैं, अनाज हो गई, मछलियां, अंगूर की शराब हो गई, पशुधन हो गया, इन सब चीजों का वितरण, इन सब चीजों को कैसे बांटा गया, जो परिवार, समाज, व्यापारी वर्ग के जो मुखिया हैं उनके द्वारा, वो सारे रिकॉर्ड हमें मंदिरों की दीवारों पे मिलते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मंदिर जो है, मंदिर वो एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान, और धीरे धीरे इनका विस्तार होने लगा। ये एक बड़ी संस्था के रूप में अस्तित्व में आए और जो मुखिया है, समाज के मुखिया, वो मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। तो इस प्रकार मंदिरों के आसपास धीरे धीरे लोग जमा होने लगे, बसने लगे अपने इष्ट देव के पास, और धीरे धीरे इस तरह से मंदिर जो नगर है उनका विकास हुआ। आइए अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, कृषि संकट। इसी में हमने मंदिरों का विकास समझा। अब हम देखें कि प्राकृतिक उपजाऊपन होते हुए भी किस तरह से कृषि जो है वो संकटों से घिरी रहती थी। तो आइए हम इसे समझते हैं। प्राकृतिक उपजाऊपन के बावजूद भी कृषि का संकटों से घिरा रहना। कृषि व संकट। अब आप समझिए कि यहाँ इस प्रश्न का, इस टॉपिक का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी क्षेत्र था वो इवन दो रेगिस्तानी क्षेत्र था, लेकिन सबसे पहले जो शहरीकरण है वो वहीं हुआ, और शहरीकरण का आधार बने थे वहां के समृद्ध गांव। तो गांव समृद्ध कैसे बने? गांव समृद्ध बने अत्यधिक उत्पादन से। और उत्पादन अच्छा कैसे हुआ? उत्पादन अच्छा हुआ दजला और फरात नदियों की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल से। तो अब हम एक तरफ हमने पढ़ा कि उपजाऊ मिट्टी थी, पर्याप्त अनाज पैदा होता था और वो अधिशेष शहरों में भेजते थे, इससे शहरों की प्रगति हुई। अब हमारा सवाल है कि प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद भी कई बार जो कृषि है वो संकटों से घिर जाती थी, उन्हें क्राइसिस फेस करने पड़ते थे। उसके क्या रीजन है? उसके रीजन को हम दो भागों में बांटे।
पहला हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक कारण, नेचुरल जो रीजन है। दूसरा हम कह सकते हैं मानव निर्मित कारण। ठीक है, प्राकृतिक कारण में हम देखेंगे बाढ़ और सूखा, और मानव निर्मित कारण में हम देखेंगे पानी का अधिक रोकना, और साथ ही साथ दूसरा हम देखेंगे गाद को न निकालना या गाद से भरना। अब आप समझिए, हम बात कर रहे हैं दक्षिण क्षेत्र की कि फरात नदी जो है, हम पहले सबसे पहले प्राकृतिक कारणों की बात कर रहे हैं। जब नदी बह रही है तो उसके ऊपरी क्षेत्र में बसे जो लोग हैं उनके बारे में हम इस पॉइंट में देखेंगे, मानव निर्मित। हम प्राकृतिक कारण में देखें कि फरात नदी बह रही है तो बहते हुए अनेक बार वर्षा अधिक होने से या विभिन्न कारणों से नदी अपना मार्ग बदल लेती है। तो मार्ग बदलने से किसी क्षेत्र की तरफ उसका बहाव ज्यादा होता है, किसी क्षेत्र में कम होता है। तो इस तरह से नदी में अनेक बार बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ आने से उसकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती थी किसानों की। और एक तरफ बाढ़ आई, वहीं दूसरी तरफ रास्ता बदलने से कुछ क्षेत्रों में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता था, वहां पानी अपर्याप्त रहता था, तो किसानों को सूखे जैसी समस्या को फेस करना पड़ता, और पानी की कमी के कारण वहां फसल नहीं पैदा हो पाती। ये कुछ प्राकृतिक कारण थे। लेकिन अगर हम मानव निर्मित कारण देखें तो नदी, फरात नदी के उचले जो हिस्से हैं, ऊपरी हिस्से, वहां निवास करने वाले जो लोग हैं, अगर वो नदी की धाराओं से ज्यादा पानी रोक लेते थे, अपने लिए यूज कर लेते थे, तो निचली धाराओं में पानी कम जाता था, निचले क्षेत्रों में पानी कम प्राप्त होता था। तो कम प्राप्त होता था तो उस क्षेत्र में सूखी जैसी स्थिति हो जाती थी और फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता था। दूसरा, ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, वो जिस शाखा से, जिस नहर से पानी प्राप्त कर रहे हैं, अगर समय समय से उसकी मिट्टी या गाद निकाल रहे हैं तो नदी का फ्लो अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर उसमें मिट्टी और गाद जमा हो गई तो समय के साथ उसमें पानी की कमी आ जाती थी और पर्याप्त पानी निचले क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता था। तो इस कारण से उपजाऊपन होते हुए भी कई बार कृषि को संकटों का सामना करना पड़ता था। तो आइए अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, हमारा राजा का प्रादुर्भाव या स्थानीय जो नेता थे उनका प्रादुर्भाव। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कृषि संकटों से घिरी थी, ठीक है, यानी राजा और उनका प्रादुर्भाव। ठीक है, तो राजा का उदय हम समझे। अभी अभी हमने जाना कि क्या होता था, कृषि जो है वो संकटों से घिरी रहती थी। कृषि संकटों से घिरी है, लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो इनमें निरंतर झगड़े चलते थे, स्ट्रगल्स। और जब झगड़े लंबे हो जाते थे, कई बार ये युद्ध का रूप भी ले लेते थे। और इन संघर्षों में जो विजित होते थे जो मुखिया, वो क्या करते थे, वो मुखिया राजा कहलाते थे। लेकिन ध्यान रखिए, राजा स्थायी नहीं होते थे। समय पड़ने पर अन्य व्यक्ति जो शक्तिशाली होता था वो इनको परास्त करके खुद शासक बन जाता था। तो राजा क्या करते थे, राजा के शक्ति प्राप्ति के, प्रभाव बढ़ाने के या शक्ति वृद्धि कैसे करता था राजा। देखिए, राजा जो है वो एक तो युद्ध विजय जो होती थी, युद्ध विजय के बाद जो लूट का माल था वो अपने सैनिकों में बांट देता था, ठीक है। और दूसरा, जो पराजित लोग थे, पराजित लोगों को बंदी बना लेते थे, युद्ध बंदी, और उनसे नौकर या एक तरह से दास की तरह काम करवाया जाता था। तो इस प्रकार राजा जो है वो अपना प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाते थे। इसके साथ और क्या करते थे, इसी के साथ वो स्थानीय जो संस्थाएं हैं, यानी मंदिर आदि हैं, मंदिरों का निर्माण, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, इन राजाओं द्वारा, इन मुखियाओं द्वारा जो स्थानीय परंपराएं हैं उन परंपराओं को अपनाया गया। और इसी के साथ साथ लोगों के जो
अप्रिय देवता हैं, उनके जो मंदिर हैं, उन मंदिरों के निर्माण करवाए गए, मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया गया, जो पहले से बने हुए मंदिर हैं उनका विस्तार करवाया गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे इन सब, चूंकि वो मंदिरों का कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों का समर्थन, जन समर्थन उन्हें मिलने लगा। अब स्थानीय लोगों से इन सब कार्यों के बदले राजा क्या सेवाएं लेते थे, वो देखिए किस तरह से इन कामों को अंजाम देते थे राजा। तो देखिए, राजा जो हैं वो श्रम सेवाएं, हमने पढ़ा था कि शहरों में श्रम सेवाएं जो है, श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो राजा जो है वो श्रम सेवाएं लेते थे, यानी राजा की आज्ञा से जो प्रत्येक व्यक्ति है वहां रहने वाला, चाहे वो कृषि कर न चुकाए, लेकिन क्या करना पड़ता था, लेकिन उसे राजा का काम करना ही पड़ता था। ठीक, और ये काम क्या होते थे, ये काम जनरल काम, श्रम के काम, सर्विसेज के काम होते थे। देखिए एग्जाम्पल, वो मिट्टी से ईंटें बना रहे हैं, ये ईंटें मंदिरों में लगा रहे हैं, मंदिरों में लगाना, इसी के साथ साथ मंदिर निर्माण के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, आवश्यक पत्थर, धातु, उस आवश्यक सामग्री को लाना, उपलब्ध करवाना, इसी के साथ साथ राजा की जो हुक्म होते थे, राजा जो भी आदेश देता था उनका पालन करना। तो सभी तरह की ये जो निर्माण कार्य थे, उन सब निर्माण कार्यों में राजा इनकी मदद लेता था। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को राजा को सेवाएं देना जरूरी होती थी। और इस तरह से इसका निष्कर्ष क्या निकला कि देखते देखते जो मंदिर है, मंदिर भी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में विकसित हुआ। और दूसरी चीज, ये जो राजा थे इनको स्थानीय समर्थन मिलने लग गया, और स्थानीय समर्थन मिलते मिलते धीरे धीरे ये शक्तिशाली बनते चले गए। तो इस प्रकार स्थानीय राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमने सेकंड टॉपिक दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण और किस तरह से मंदिरों का विकास हुआ, कैसे कृषि है वो संकटों से घिरी रहती थी, क्या रीजन था उपजाऊपन के बावजूद, और तीसरा जो राजा है उसका प्रादुर्भाव और स्थानीय लोगों का समर्थन कैसे जुटा है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उरूक और तकनीकी विकास। उरूक जो है वो मंदिर नगर का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में हम देखते हैं किस तरह से उरूक का विकास हुआ, क्या उसका विस्तार था और किस तरह से वहां तकनीकी विकास हुआ। तो अगर हम देखें, सबसे जो प्राचीन मंदिर नगर थे, उन मंदिर नगरों में से एक महत्वपूर्ण नगर था, हमने पढ़ा उरूक। उरूक की बात करें तो यहाँ क्या साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में साक्ष्य मिलते हैं सशस्त्र वीरों के, वीर सिपाहियों के और हताहत शत्रुओं के। इसका क्या मतलब है, इनके चित्र मिलते हैं, यानी इस प्रकार के चित्र मिल रहे हैं कि जो वीर सिपाही है वो अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं और दूसरी तरफ शत्रु है वो हताहत घायल अवस्था में है। इस तरह के चित्र मिले हैं। साथ ही साथ हम इसका विस्तार देखें तो विस्तार को हम समझें, 3000 BC के लगभग ये 250 जो वर्ग हेक्टेयर है उसमें इसका विस्तार था, और ये लगभग 400 ईस्वी जो AD है तब तक इसका अस्तित्व लगभग महत्व बना रहा, और तब आते आते लगभग ये 400 हेक्टेयर तक विस्तृत हो चुका था। इसकी सुरक्षा जो है, सुरक्षा के लिए इसे किलेबंद किया गया था, यानी इसके चारों ओर प्राचीर यानी ऊंची दीवार बनी थी। अब देखिए यहाँ जो इसके विस्तार के परिणामतः क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ तो परिणामतः आसपास के दर्जनों जो गांव हैं वो गांव नष्ट हो गए, और बड़ी संख्या में यानी आबादी का बड़ा हिस्सा क्या हुआ,
विस्थापित हुआ, एक स्थान से उसे दूसरे स्थान पर बसना पड़ा। यानी अनेक बार ये जो शहर है, गांव है, बने हैं, उजड़े हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और संघर्षों के परिणाम स्वरूप समाज में, स्थानीय जो समुदाय में स्थानीय शासकों का, नेताओं का प्रादुर्भाव होता है, ये हम देख चुके हैं। तो अक्सर जो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते थे, मैंने आपको बताया, शासक को अनिवार्य तौर पे सेवाएं देते थे, जो हम पढ़ चुके हैं, अनिवार्य तौर पे सेवाएं। अब इन सेवाओं का परिणाम हम देखेंगे। मैंने आपको बताया कि ये चाहे कर न चुकाएं, लेकिन ये क्या करते थे, ये राजा के द्वारा दिए गए काम को इन्हें करना अनिवार्य होता था और काम के बदले इन्हें मेहनताना वस्तुएं दी जाती थी। कैसे, इसके क्या साक्ष्य मिले हैं, इसके क्या सबूत हैं? तो साक्ष्य मिलेगा उन राशन सूचियों में क्या मिला है, व्यक्ति के नाम के आगे उसे दी जाने वाली जो वस्तु है, उस वस्तु की मात्रा लिखी होती थी। ऐसी हजारों, सैकड़ों जो सूचियां हैं वो हमें मिली हैं, जिसमें एक और नाम लिखे हैं और दूसरी ओर उन व्यक्तियों को कितनी मात्रा में अनाज, मछली, शराब आदि चीजें दी गई हैं, उनका विवरण मिला है। और दूसरी तरफ हम ये देखें, इन सब के साथ साथ जो बेसिकली जो राजा है, राजा के हुक्म का भी पालन किया जाता था। राजा के हुक्म के चलते वो ईंट बनाते थे, मंदिर निर्माण करवाते थे, विदेशों से आवश्यक जो चीजें हैं, आवश्यक वस्तुएं वो जुटाते थे। इस तरह से विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनको जुटाते थे और राजा को सेवाएं प्रदान करते थे। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि यूरोप में 3000 ईसा पूर्व के लगभग खूब तकनीकी विकास हुआ। तो हम इसका तकनीकी विकास समझें कि क्या क्या तकनीकी विकास हुआ। तो परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः 3000 बीसी के लगभग उरुक जो एक मंदिर नगर है, वहां खूब तकनीकी प्रगति हुई। अब हम तकनीकी प्रगति को समझें तो देखिए, नंबर 1 में हम देखें स्तंभों का निर्माण। जनरली जो मेसोपोटामिया है, हम उसके शहरों की बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया, उसके शहर और शहर में भवन कैसे होते थे। तो भवनों को अगर हम देखें तो प्रारंभ में तो इस तरह से होता था, एक बड़ा हॉल है, बड़ा कक्ष है और उस कक्ष से होकर ही बाकी कमरों में जाया जाता था। कालांतर में यानी बाद में क्या हुआ, बाद में आंगन होता था और आंगन पर आधारित कमरे बनाए जाने लगे। ठीक है। जो अमीर लोग होते थे बेसिकली वो ऊंचे टीले पर अपने घर बनाते थे और जो दीवारें हैं, दीवारों के लगभग आंतरिक जो हिस्सा होता है, आंतरिक भाग में ही प्लास्टर किया जाता था। अब भवनों में सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है और भवनों में बड़े कक्ष की हम बात कर रहे हैं। बड़े कक्ष को देखिए, जब बड़ा कक्ष बनाना है तो बड़े कक्ष की छत जो है वो छत भी बड़ी होगी, विशाल होगी। और बड़ी छत के सपोर्ट के लिए, उसके आधार के लिए, उसके सपोर्ट के लिए शहतीर बनाने की आवश्यकता होती है। सपोर्ट के लिए, शहतीर के लिए मजबूत और लंबी लकड़ी चाहिए। तो मजबूत और लंबी लकड़ी की मेसोपोटामिया में कमी थी। तो अब बड़े बड़े कक्षों की छतों को बेस क्या करें, किससे सपोर्ट दें। तो एक नया तकनीकी विकास इस समय हुआ, वो हुआ स्तंभों का विकास, स्तंभों का निर्माण। बड़े बड़े पिल्लर बनाए जाने लगे, बड़े बड़े पिल्लर, और इस तरह से पिल्लरों पर बेस, पिल्लरों से सपोर्ट देकर छत को रोका जाने लगा और इस तरह से बड़े बड़े कक्ष बनाए जाने लगे। और इसमें इन भवनों में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम देखते हैं मंदिर, और मंदिरों की बनावट, स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। और इसी के साथ साथ यह एक चीज बताई है कि सुमेरिया की कला का, यानी सुमेरियन कला जो है उसका एक सबसे उत्कृष्ट जो नमूना माना गया है वो है जिगुरात।
जिकुरात क्या था? जिकुरात था एक मीनार, ठीक है, सीढ़ीदार जो मीनार होती थी, जो कि ऊंचे टीले पे बनी होती थी और जिसमें एक के बाद एक छज्जा बना होता था। यानी जैसे आपने ताजमहल देखा, ताजमहल के किनारे पर मीनारें बनी हैं, चबूतरे पे बनी हैं, तो इस तरह से यहाँ के भवनों की जो विशेषताएं थी, स्तंभ, मेहराब, मीनारें, इनकी मेन विशेषताएं थी। जिगुरात इसका एक स्पेशल इमारत मानी गई है, जो मीनार थी, ऊंचे टीले पर बनी होती थी और एक के बाद एक छज्जों के साथ उसका निर्माण किया जाता था। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि बड़े कक्षों को बनाने के लिए, उनकी छतों को सपोर्ट देने के लिए स्तंभों का निर्माण करना मेसोपोटामिया के लोग सीख चुके थे। अब दूसरा हम देखें तकनीकी प्रगति, वो था शंकुओं का निर्माण। शंकु, आपने आइसक्रीम खाई है, कोन वाली आइसक्रीम, आपने इस तरह से शंकु आपने देखे हैं, कोन, तो देखिए शंकुओं का निर्माण। देखिए क्या किया जाने लगा, एक अन्य जो तकनीकी प्रगति थी वो शंकुओं का निर्माण था। मेसोपोटामिया के लोग जो हैं वो मिट्टी से क्या करने लगे, शंकुओं को बनाने लगे, फिर उन्हें सुखाकर मजबूत बनाने लगे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, धूप में उन्हें सुखाया, मिट्टी से बनाया, सुखाया और उसके बाद उनको रंग किया मतलब कलर किया, उन्हें रंगीन बनाया, उन्हें डिफरेंट कलर से उनको बाहर से कलर किया और उसके बाद उन्हें मंदिरों की जो दीवारें हैं उन दीवारों के साथ उन्हें लगा दिया गया। इस तरह से मंदिरों की दीवारों को सुंदर और सुसज्जित बनाया गया। यानी मेसोपोटामिया के लोग शंकु बनाना सीख गए थे, मिट्टी से शंकु बनाते, उन्हें सुखाते, मजबूत बनाते, उनपे कलर करते और मंदिरों की दीवारों के साथ लगाकर मंदिरों की दीवारों को और भव्य और सुंदर बना देते थे। इसके साथ देखिए और क्या तकनीकी विकास हुआ। तकनीकी या कला के विकास में हम देखें तो मूर्तियों का थोड़ा हम देख लेते हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, मूर्ति कला के क्षेत्र में भी बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हुई। मुख्यतः जो मूर्तियां थी वो आयातित पत्थर से बनती थी, क्योंकि मेसोपोटामिया में बहुमूल्य पत्थर की कमी थी और वहां उपलब्ध जो स्थानीय मिट्टी थी या अन्य जो सामग्री थी उससे ये नहीं बनाई गई, ये बहुमूल्य पत्थरों से इनका निर्माण किया गया। ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। उरूक में वारकाशीर्ष, एक महिला का जो शीर्ष है, सिर का एक मूर्ति हमें मिली है वारकाशीर्ष। उसने बताया कि उसका सिर बनाया है संगमरमर से, उसकी आंखें, उसकी भौहें जो है वो बनाई है नीले लाजवर्द से, इसी के साथ साथ सीप से, काली जो डामर होती है चारकोल उससे, उसके सिर के ऊपर एक क्या कहा, एक ढांचा छोड़ा गया है, एक शेप बनाई गई है। संभवतः वो किसी गहने के लिए, किसी मुकुट के लिए या इसी प्रकार की किसी चीज को पहनने के लिए शायद किया गया होगा। इसका निर्माण किया गया है आयातित पत्थर से, यानी ये स्थानीय स्तर पे उपलब्ध नहीं था। आयातित बहुमूल्य पत्थर से इसका निर्माण किया है और इसका महत्व क्या है, ये विश्व के उत्कृष्ट मूर्ति कला के नमूनों में से इसे एक माना गया है। और इसकी जो बनावट है, इसके मुख की, इसकी जो ठुड्डी है उसकी, इन सब की जो बनावट है उस बनावट की बहुत ही प्रशंसा की गई है। क्यों? क्योंकि ये कठोर पत्थर से बनाया गया, कठोर पत्थर से बनाया, लेकिन बनावट से जो बनावट देखते हैं वो बहुत ही सुंदर और एक अच्छे तरीके से की गई है। ऐसा आभास भी नहीं लगता कि बहुत ही कठोर धातु, कठोर पत्थर से बनाया है। इतना कोमल और एक सुसज्जित तरीके से इसे बनाया गया है। तो कहने का भाव ये है कि इसके अलावा भी और भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्ति जो है ये विश्व प्रसिद्ध है, ये एक उत्कृष्ट नमूना है वहां की मूर्ति कला का। इसके अलावा भी कुछ मूर्तियां वहां देखने को मिलती हैं, अनेक मूर्तियां, जिसमें से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं।
कि रथ पर सवार जो राजा है उसकी एक प्रसिद्ध मूर्ति है, साथ ही साथ एक मूर्ति है मंदिर के सामने बैठे बैल की। इस तरह से ये जो मूर्तियां हैं ये भी अपनी मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है, प्रशंसनीय है और ये भी आयातित पत्थर, बहुमूल्य पत्थर से बनाई गई है। आइए अब हम एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट परिवर्तन जो है वो देखते हैं, चाक का आविष्कार। चाक जो है, चाक का आविष्कार एक युगांतकारी घटना माना गया, ठीक है। और शहरी जो अर्थव्यवस्था है, शहरी इकोनॉमी के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना गया। चाक क्या होता है आपको पता है? कुम्हार जो चाक है उस पर बर्तन बनाता है। आपने देखा होगा एक गोल सा पहिया जैसा एक होता है जिसके बीच में कुछ लगा होता है, इसको घुमाया जाता है, बीच में मिट्टी लगाई जाती है और हाथों से पकड़ के इसको शेप दी जाती है। तो इस तरह से चाक का जो आविष्कार है उससे क्या हुआ, एक युगांतकारी घटना थी शहर की इकोनॉमी के लिए। इससे जो कुम्हार की जो वर्कशॉप है, कार्यशाला, उसमें दर्जनों बर्तन एक जैसे एक समान बनाना संभव हो गए। तो इस तरीके से ये चित्रकला, चलो चित्रकला के बारे में भी हम देखते हैं, मूर्ति कला, स्तंभ निर्माण या हम शंकु, इस तरह से डिफरेंट क्षेत्रों में जो उरुक है उसमें तकनीकी विकास हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में भी हम देखते हैं, सामान्य चित्रकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। यहाँ विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। ये चित्रों का निर्माण कहाँ किया जाता था? चित्रों का निर्माण मंदिरों पर, विभिन्न दीवारों पर। चित्रों का विषय, चित्रों किसके चित्र बनाए जाते थे? मानव के चित्र बनाए जाते थे, इसके साथ साथ पशुओं के बनाए जाते थे और इसी के साथ युद्ध के जो दृश्य हैं उनको दिखाया जाता था। यानी कुल मिलाकर मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो कला की दृष्टि से हम कहें, तकनीकी दृष्टि से हम कहें, बहुत ही प्रगतिशील थे। 3000 BC के लगभग उर में बहुत तकनीकी विकास हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभों का विकास, जिसे बड़े कक्षों का निर्माण हुआ, उनकी छतों को सपोर्ट मिला। नंबर 2 शंकु जो है उनका निर्माण, उनसे मंदिरों की जो दीवारें हैं उनको डेकोरेट किया जाने लगा। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट था वो था चाक का आविष्कार, जिसे एक ही जैसे बड़ी संख्या में बर्तन बनने संभव हो सके। तो इस प्रकार आज हमने 3 टॉपिक देखे हैं बड़े। पहला टॉपिक हमने देखा लेखन कला का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स के हिसाब से। दूसरा हम देखते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया और शहरीकरण, इसको हमने 3 भागों में देखते हैं। 3 अलग अलग प्रश्न बनते हैं, किस तरह से मंदिरों का विकास हुआ, कृषि है वो कैसे संकटों से घिरी रहती थी और किस तरह से सामुदायिक नेताओं का विकास हुआ और उन्होंने शक्ति वृद्धि की। और थर्ड टॉपिक हमने देखा कि जो उरुक है, मंदिर नगर का एक बेस्ट एग्जाम्पल, वहां किस प्रकार तकनीकी विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं। आप इस वीडियो को भी बार बार देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक है जो CBSE की, उसको मेनी टाइम्स पढ़िए और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।